हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की हमारी क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये RAS प्री 2023 की है, जिसमें हम आज का जो टेस्ट नंबर है, ये 4th नंबर टेस्ट है, वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 3 टेस्ट है वो कर लिए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपने अगर अभी तक ये तीनों की तीनों क्लास नहीं ली है तो आज ही आप इस 4th टेस्ट के बाद ये तीनों की तीनों क्लास से ज़रूर लें। आज के अगर हम टेस्ट की बात करें तो आज का टेस्ट है आपके राजस्थान जियोग्राफी पर होगा। राजस्थान जियोग्राफी के ज़्यादातर क्वेश्चन है आज के टेस्ट में हम आज सोल्व करेंगे। तो चलिए ये जो आपका टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट की जो आपकी PDF है, इस टेस्ट की PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप वो ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको हमारे चैनल पर जितने भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका मैटर PDF फॉर्म में आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। साथ में जो भी कोई नई अपडेट होती है एग्जाम से रिलेटेड, तो वो भी आपको समय से वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे आज ही ज्वाइन कर लें। चलिए अब हम आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। समाना तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? CWG, BWHW, AW और BSHW। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर हम बात करें सवाना तुल्य वनस्पति की, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार यह AW जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। और AW कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश जिसमें सवाना तुल्य वनस्पति है वो पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है C। बात करें BWHW की, जो कि शुष्क जलवायु प्रदेश है, और BSHW है, ये अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है C। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सालर वन किन जिलों में पाए जाते हैं? सवाईमाधोपुर, बूंदी, अलवर, झालावाड़, कोटा, बारां, उदयपुर और राजसमंद। अगर हम राजस्थान में सालर वनों की बात करें तो ये है कहाँ पर, इनका विस्तार कहाँ पे है? उदयपुर में, उदयपुर में, राजसमंद में, राजसमंद के साथ ही चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़ के साथ ही पाली और सिरोही में, पाली और सिरोही में। इसके साथ साथ ही कुछ क्षेत्र में देखें तो जयपुर, अलवर, जयपुर और अलवर क्षेत्र में। तो इन क्षेत्र में जो आपके सालर वन है उनका विस्तार पाया जाता है। तो राइट आंसर फिर हमारा कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयपुर और राजसमंद में सालर वन है वो विस्तारित है। इसके अलावा आपको एग्जाम में धोकड़ा वनों के बारे में पूछा जा सकता है। धोकड़ा वन है वो ये आपके कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अलवर, इन क्षेत्र में। बांस के वनों के बारे में पूछा जा सकता है, खेर के वनों के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्य को चिन्हित कीजिए। यानी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है, उसका उद्देश्य क्या है? किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये अभियान या ये योजना चलाई गई? जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, बिल्कुल सही है। भूजल स्तर को बढ़ाना, ये भी इसका उद्देश्य है। और फसल पद्धति में बदलाव करना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है C। इसके तीनों के तीनों जो इसमें उद्देश्य दे रखे हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है? यानी हमें इस क्वेश्चन का पता तभी होगा जब हमें 2001 का लिंगानुपात पता हो, लिंगानुपात है वो पता हो, और उसके साथ ही कब का? 2011 का भी पता हो। अगर हम राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार अगर लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात कितना है हमारे राजस्थान का?
हमारे राजस्थान का है 928। अगर इसने पूछा है नगरीय लिंगानुपात, तो नगरीय लिंगानुपात की हम बात करें तो नगरीय लिंगानुपात 2011 का है, वो कितना है, और ये भी 2011 का है, तो नगरीय है ये है 914। इसमें आपसे ग्रामीण भी पूछा जा सकता है, तो ग्रामीण कितना है, ग्रामीण है 933। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 933। तो आपको ये तीनों अच्छे से याद करनी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि 2001 के लिंगानुपात की बात करें तो जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में जो नगरीय लिंगानुपात है वो कितना था, 890 था। अब आप देखिए 890 से बढ़कर कितना हो गया है, 928 हो गया है, जो कि राजस्थान का लिंगानुपात है 928। लेकिन हमें पूछा किसका है, नगरीय लिंगानुपात पूछा है, ना कि पूरा लिंगानुपात। तो नगरीय लिंगानुपात 2011 का तो 914 है और 2001 का 890 है। तो 890 से 914 हुआ है, यानी वृद्धि कितने की हुई है, +24 की वृद्धि हुई है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही आपसे ये तो नगरीय पूछा है, यहाँ पर आपको अगर ग्रामीण पूछ लेता तो 2001 का ग्रामीण लिंगानुपात है वो कितना था, वो था 930। तो अगर ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो उसमें 930 था और अब कितना है, 933 है, यानी ओनली 3 लिंगानुपात की वृद्धि हुई है, 3 अंकों की वृद्धि हुई है। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है कि कितने की वृद्धि हुई है, ओनली 3 की वृद्धि हुई है। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिछले 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे से पीड़ित हुए हैं। अगर हम बात करें पिछले 3 दशकों में, तो हम वर्ष 2002-3 की बात करें तो राजस्थान में 32 जिलों में, राजस्थान के 32 जिलों में अकाल एवं सूखे से 32 जिलों में अकाल एवं सूखे से पीड़ित थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 2002 से 3, राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वो लाभान्वित है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। हम थोड़ा सा राजस्थान के मैप को देखें तो ये हमारा जैसे राजस्थान का मैप है, ठीक है। तो इसमें हमें उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र की, यानी हम गंगा ये जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है उसकी बात करें तो ये इस साइड से बहती है, ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये आपके उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र को लाभान्वित करती है। तो इसमें अगर ये तो आपको सीधा क्षेत्र दे दिया, अगर इसमें आपको जिले पूछ लेता तो यहाँ पे हनुमानगढ़, गंगानगर, आपके नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और कौन कौन से, थोड़ा सा झुंझुनू का पार्ट भी आ जाता है, जैसलमेर, इस साइड सीकर के और बाड़मेर के। अगर आपको मैं पूरा सीधा बताऊं तो शुरू कहाँ से होता है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फिर यहाँ के चूरू का कुछ, झुंझुनू का पार्ट, और फिर आगे नागौर, जोधपुर और फिर जैसलमेर और इस साइड बाड़मेर। तो ये आपके जिले हैं जो लाभान्वित होते हैं। तो ये भी आपको सभी को पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग है वो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के वर्गीकरण का भाग नहीं है, यानी उनके वर्गीकरण का भाग नहीं है। अर्ध शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। अगर हम बात करें प्रोफेसर वीसी मिश्रा के वर्गीकरण की, तो राजस्थान के प्रदेशों का अगर सर्वप्रथम आपसे पूछे ना वर्गीकरण है वो किसने किया था, तो सर्वप्रथम वर्गीकरण 1968 में है, वो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने ही किया था। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था। किस में किया था, इन्होंने खुद की जो बुक थी राजस्थान भूगोल, उसमें इसका वर्गीकरण किया था। अगर बाई चांस ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि इनकी पुस्तक जो राजस्थान भूगोल है इसका प्रकाशन किसने किया, तो इसका प्रकाशन किया था नेशनल बुक ट्रस्ट ने, नेशनल बुक ट्रस्ट ने, ठीक है। अब इनके वर्गीकरण की बात करें हम, तो जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा है इन्होंने किन आधार पर है वो वर्गीकरण किया था। तो इन्होंने एक तो जो सतल का स्वरूप होता है उसके आधार पर, दूसरा भौगोलिक दशाओं के आधार पर, भौगोलिक
दशाओं के आधार पर। साथ में ही जो कृषि तथा फसल का प्रतिरूप देखकर इन्होंने किया था, कृषि तथा फसल का प्रतिरूप देखकर। साथ में कुछ विशिष्ट जो आर्थिक लक्षण थे उन्हें देखकर ये आधार थे इनके वर्गीकरण करने के। कौन कौन से? स्थल का प्रतिरूप, भौगोलिक दशा, साथ में कृषि तथा फसल का प्रतिरूप और विशिष्ट आर्थिक लक्षण। अब देखें कि इन्होंने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण है वो कितने चरणों में किया था, तो इन्होंने 7 भागों में इसे विभाजित किया था। अब 7 कौन कौन से थे? 7 में एक तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश था, साथ में ही नहरी प्रदेश था, नहरी क्षेत्र बोल दें, ठीक है, नहरी प्रदेश बोल दें, और अर्ध शुष्क प्रदेश था, इसके साथ अरावली प्रदेश था, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश था, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश था, चंबल बीड़ प्रदेश था। तो कौन सा नहीं था? एक ऑप्शन सी है, ये नहीं था। ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसमें सम्मिलित नहीं था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 7। आपको 4 चीजें याद रखनी है। प्रोफेसर मिश्रा है ये सर्वप्रथम राजस्थान का सर्वप्रथम वर्गीकरण इन्होंने किया। कब किया? 1968 में किया। कितने भागों में किया? 7 में किया। 7 कौन कौन से थे? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, और इसके साथ पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश व चंबल बीहिड़। ये 7 तो आपको याद रखने, और इन्होंने किस आधार पर वर्गीकरण किया था वो भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा कब से क्रियान्वित किया जा रहा है? 1986 से 87, 91 से 92, 1995 से 96 और 1999 से 2000। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो ये राजस्थान सरकार द्वारा 1986 से 87 से ये क्रियान्वित किया जा रहा है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या था? इनका उद्देश्य था जो मेव बहुलता वाले जिले हैं जैसे अलवर और भरतपुर जिले पूछ ले तो ये 2 जिले आएंगे, अलवर और भरतपुर, और इनके 14 खंड आएंगे। खंड पूछ ले तो आपके इनके 14 खंड आएंगे। तो इन 14 खंडों के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना, उन्हें आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहित करना, ये इनका उद्देश्य था। साथ में आपसे एक मगरा क्षेत्र के बारे में भी पूछा जाता है कि मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो कब से प्रारंभ किया गया था? वो किया गया था 2005-06 से। ये दोनों क्वेश्चन है वो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम पूछ लेते हैं तो कभी मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पूछ लेते हैं। मगरा क्षेत्र 2005-06 में स्टार्ट किया गया था, मेवात 1986-87 में किया गया था। अगर हम बात करें कि वर्तमान में यह कितने जिलों में चल रहा है मगरा, तो ये 5 जिलों में चल रहा है, और खंड पूछ ले तो 16 खंडों में चल रहा है। तो ये दोनों के दोनों मैंने आपको बता दिए। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े, मैं आपको कोशिश करती हूँ कि पूरा का पूरा जो भी सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन का करवाया जाए वो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैं अपनी तरह से 100% आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स उद्योग कहाँ स्थित है? फलोदी, सांभर, पंचपदरा और डीडवाना। अगर हम बात करें राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स की तो ये आपके डीडवाना में है। और डीडवाना कहाँ पे है? डीडवाना है नागौर में। अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। अब इससे आपके है वो 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कौन सा बनता है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स उद्योग डीडवाना नागौर में, स्थापना 1964 में। दूसरा आपसे पूछा जाता है सांबर साल्ट लिमिटेड ये कहाँ पे है? तो ये सांबर में, और इसकी स्थापना 1960 में। ये कहाँ पे? जयपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। तीसरा आपसे पूछा जाता है राजस्थान सरकार साल्ट वर्कर्स, राजस्थान सरकार सॉल्ट और वर्कर्स, तो इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना है वो हुई थी 1960 में। इसकी भी कब हुई थी? 1960 में। और इसकी की गई थी पंचपदरा में। कहाँ पे? पंचपदरा में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ये जो तीनों के तीनों है ये आपसे
क्रम में पूछ ले जाते हैं। पहले कोई राजस्थान स्टेट केमिकल के बारे में, फिर किसी एग्जाम में राजस्थान सरकार सॉल्ट वर्कर्स के बारे में, और कभी सांबर सॉल्ट वर्कर्स के बारे में पूछते। बस इनमें से यही है कि ये स्थित कहाँ पे है और इनकी स्थापना है वो कब की गई थी। तो ये तीनों की तीनों आपको अच्छे से याद करने हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्यात तैयारी सूचकांक EPI में राजस्थान लैंडलॉक स्टेट्स की श्रेणी में आता है। तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अब ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, लेकिन राजस्थान के जितने भी इंडेक्स हैं यानी जितने भी सूचकांक है तो ये आपको करंट की दृष्टि से भी याद रखने हैं। इनमें से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि निर्यात तैयारी सूचकांक में राजस्थान है वो लैंडलॉक्ड स्टेट की श्रेणी में आता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, किस श्रेणी में आता है, ये रिपोर्ट है वो किसके द्वारा है वो प्रस्तुत की जाती है। और तीसरा पूछा जा सकता है कि इसमें है वो हाल ही में रैंक राजस्थान की क्या है। तो ऐसे आपको इन इंडेक्स के बारे में ऐसे डिटेल से पढ़ना है। अब हम बात करें कि किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग द्वारा निर्यात जो तैयारी सूचकांक यानी EPI है वो जारी किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन है वो 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला तो ये कि राजस्थान है वो भारत में कच्चे तेल का जो उत्पादक है वो महत्वपूर्ण उत्पादक है, तो कौन से नंबर का है। तो राजस्थान है वो दूसरे नंबर का उत्पादक क्षेत्र है। अगर पहले की पूछ ले तो भारत में पहला कौन सा है, पहला है बॉम्बे हाई, पहला कौन सा है बॉम्बे हाई, और दूसरा हो गया अपना राजस्थान। अब इसमें पूछा जा सकता है कि भारत के कच्चे तेल का कुल उत्पादक है वो राज्य का योगदान है वो कितना है। तो राज्य का जो कुल योगदान देखें तो वो है 20%, और 20% के अंदर है वो कितना ये उत्पादन करता है, तो ये करता है 6 MMTPA। इसका क्या हो गया कि 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष, तो इतना ये उत्पादन करता है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि राजस्थान की रैंक कौन सी है, दूसरी है, फर्स्ट किसकी है, बॉम्बे हाई की है। अगर हम पूरे भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन की बात करें तो ये कितना है, 30 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जिसमें से राजस्थान 20% यानी 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है वो उत्पादन करता है। वहीं बॉम्बे हाई की बात करें तो ये 40% करता है, बॉम्बे हाई 40% करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों के लिए कितने दिवस का रोजगार है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 100, 125, 150 और 200। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 दिवस के लिए। अगर हम बात करें कि शहरी क्षेत्र में जो रोजगार हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है वो लागू करने की घोषणा है वो किस बजट में की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जाता है। तो ये आपकी की गई थी 2022-23 में, 2022-23 में 100 दिवस के लिए। यही आपको अगर मनरेगा की पूछ ली ना कि मनरेगा है वो कितने दिवस के लिए जो रोजगार उपलब्ध करवाती है, तो ये 125 दिन, जिसमें 100 तो है वो भारत सरकार और 25 दिवस है वो राज्य सरकार ये उपलब्ध करवाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कितने जिलों में चलाया जा रहा है। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की बात करें तो ये 11 जिलों में चलाया जा रहा है। अब मैं ये 11 जिले भी आपको लिखवा देती हूँ, बाई चांस आपसे पूछ ले। तो इसमें आता है पहला तो अजमेर, बांसवाड़ा के साथ ही बारां, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर।
अगर इसमें से आपको पूछ ले कितने जिले, तो आपको ये 11 जिले याद रखने हैं, और पूछ ले कितने विकास खंडों में, तो इन 11 जिलों के 32 विकास खंडों में है ये कार्यक्रम में संचालित किया जाता है। तो सूखा संभावित क्षेत्र है वो कितने जिलों में, 11 जिलों में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं महाद्वीपीयता, मानसूनी चक्रवाती हवाएं, उच्चावच और तटीय सीमा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता, तो महाद्वीपीयता क्या होती है, ये होती है समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। तो कहीं आपको ये दिया जाए तो आपको समझ में नहीं आए, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि समुद्र से दूरी है वो क्या होती है, महाद्वीपीयता होती है। इसके साथ साथ ही है वो स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, और समुद्र से दूरी हो ही गई, उच्चावच हो गया। साथ में जो मानसूनी चक्रवाती हवाएं होती हैं वो भी इसको काफ़ी प्रभावित करती है। मानसूनी व चक्रवाती हवाएं ये भी काफ़ी प्रभावित करती हैं। तो इनमें से आपका ए, बी और सी तो होता है, लेकिन तटीय सीमा है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि राजस्थान के कहीं भी है वो तटीय सीमा नहीं लगती। तो आपके ए, बी और सी यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि महाद्वीपीयता, मानसूनी चक्रवाती हवाएं, उच्चावच और हमारे राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, मानसूनी व चक्रवाती हवाएं हैं वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इस साइड मिट्टियाँ दी हुई हैं, इस साइड जिले दिए हुए हैं कि किस जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले बात करें नवीन भूरी मृदा की, तो नवीन भूरी मृदा है ये अजमेर और भीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। अजमेर और भीलवाड़ा में, अजमेर और भीलवाड़ा में। तो आपका ए में क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा 2। ग्रीन ब्राउन जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये पाई जाती है नागौर में, ये पाई जाती है नागौर में। तो आपके यहाँ पे जालोर ना होके क्या होएगा, नागौर होएगा, नागौर। अगर हम बात करें पर्वतीय मृदा की, तो पर्वतीय मृदा है वो कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपके कोटा और उदयपुर में, कोटा और उदयपुर में। तो पर्वतीय मृदा कोटा उदयपुर में पाई जाती है। तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। रेवेरिना है वो ये कहाँ पाई जाती है, ये गंगानगर में पाई जाती है, तुम सभी को ही याद होगा, रेवेरिना पाई जाती है गंगानगर में। तो इसमें हो जाएगा ए। अगर ग्रेन ब्राउन जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये आपके नागौर में पाई जाती है। इसके साथ साथ ही और कहाँ पे पाई जाती है, पाली, सिरोही, अजमेर, सिरोही और अजमेर, और कुछ इलाकों में जालोर में भी पाई जाती है, जालोर में भी पाई जाती है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ए में 2 होगा, बी में 4 होगा, सी में 3 होगा और डी में 1 होगा। तो ये नीचे कूट में जो आपका आंसर दिया होगा वो ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, इस साइड सूची फर्स्ट में क्षेत्र दिए हुए हैं और इनका सूची सेकंड में स्थानीय नाम दिया गया है। तो हमसे ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें कि कुंभलगढ़ व गोगुंदा, तो उदयपुर के जो उत्तर में कुंभलगढ़ व गोगुंदा है, इनके जो मध्य का जो स्थित पठार है उसे बोलते हैं बुराट का पठार। तो बुराट का पठार तो यानी ऑप्शन 2, ये आपका 2 हो जाएगा। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिलों की बात करें तो ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र का भूमट पठार कहलाता है। कौन सा, भूमट। तो आपका इसमें आ जाएगा ए। आबू पर्वत की बात करें या फिर खंड, आबू पर्वत का जो खंड है उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अर्बुद प्रदेश, इसे बोलते हैं अर्बुद प्रदेश। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, 3 में आ जाएगा, सी में आ जाएगा 4। कोटा, बूंदी एवं बारां क्षेत्र को इसको हाड़ौती प्रदेश बोलते हैं। तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो नीचे आपके जो भी कूट में ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3 दिया हुआ होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है। इनमें से 4 में से कौन सी एक गोवंश की नहीं है, मालवी, गिर, कांकरेज और मालपुरा। तो अगर हम मालपुरा की बात करें, ये गोवंश की ना होकर के किसकी है, भेड़ की नस्ल है।
किसकी है? भेड़ की है। तो आपका राइट आंसर तो यही हो जाएगा, ऑप्शन है डी। अब इसमें मैं थोड़ी भेड़ की नस्लें और बता देती हूँ, और कौन कौन सी होती है हमारे राजस्थान में। चोकला, मगरा, भेड़ की नस्लें हैं ये। इसके साथ ही जैसलमेरी, जैसलमेरी, नाली, नाली, पुंगल, पुंगल, मारवाड़ी, मारवाड़ी, और मालपुरा, जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दी हुई है। मालपुरा, मालपुरा के साथ ही होते हैं सोनाड़ी। क्या होती है? सोनाड़ी। और इस सोनाड़ी के साथ ही इसे सोनाड़ी को चनोदर भी बोलते हैं, चनोदर भी बोलते हैं। और इसके साथ ही एक होती है इंपॉर्टेंट खेरी। तो ये है, ये भेड़ों की नस्लों के नाम है जो कि राजस्थान में पाई जाती है। चोकला, मगरा, जैसलमेरी, नाली, पुंगल, मारवाड़ी, खेरी, मालपुरा और सोनाड़ी, जिसे चनोथर भी बोलते हैं। अब हम गोवंश की बात कर लें तो गोवंश में कौन कौन सी होती हैं? आपकी मालवी, गिर, कांकरेज, इनके साथ साथ ही नागौरी, गोवंश की बता रही हूँ मैं आपको, नागौरी, इसके साथ थारपारकर, थारपारकर, और इसके साथ ही गिर हो गई, और मेवाती, मेवाती, हरियाणवी, हरियाणवी, और राठी, और कौन सी? राठी। तो ये है गायों की नस्लें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ अभयारण्य किन जिलों में अवस्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुंभलगढ़ अभयारण्य पाली, उदयपुर, राजसमंद, धौलपुर, बूंदी, कोटा, अजमेर, राजसमंद, पाली, जैसलमेर और बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुंभलगढ़ अभयारण्य है वो पाली में, उदयपुर और राजसमंद में फैला हुआ है। और पाली, उदयपुर और राजसमंद। अगर हम और कौन से अभयारण्य की बात करें, ऑप्शन में देखें बूंदी, कोटा, तो इस क्षेत्र में चंबल अभयारण्य फैला हुआ है। चंबल अभयारण्य जो कि राजस्थान के सर्वाधिक जिले जैसे बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, इसके साथ ही करौली और धौलपुर में भी ये फैला हुआ है, करौली और धौलपुर में। और कौन सा है? अजमेर, राजसमंद, पाली की बात करें तो यहाँ पे रावली टोड अभयारण्य, यहाँ पे कौन सा? रावली टोड अभयारण्य, टोडगढ़ अभयारण्य है वो फैला हुआ है। जैसलमेर और बाड़मेर में इसमें है राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये फैला हुआ है, ये फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा पूछा था? कुंभलगढ़ अभयारण्य पूछा था, जो कि पाली, उदयपुर, राजसमंद में फैला हुआ है। और जो कुंभलगढ़ अभयारण्य है ये भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 100 से कम जनघनत्व वाले जिलों का सही क्रम है। अब ये 100 से कम जनघनत्व वाले आपसे पूछे हैं, तो ये मैंने आपको कल वाले टेस्ट में भी करवाया था। उसमें मैंने बताया था कि 500 से अधिक हैं वो कितने हैं, कितने जिले हैं, और कौन कौन से हैं, और उनका जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। एक मैंने आपको बताया था कि 100 से कम है वो कितने हैं, और इनका कितना कितना जनसंख्या घनत्व है। आप सभी जनघनत्व जानते ही हैं कि जो प्रति वर्ष किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या होती है। राजस्थान का जनघनत्व की बात करें तो कितना है? 200 है। जनघनत्व 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में अगर 100 से कम वालों की बात करें तो कितने हैं? 3 जिले हैं। 3 कौन कौन से? जैसलमेर, आपको याद हो तो मैंने कल आपको बताया था जैसलमेर, जिसका कितना जनसंख्या घनत्व 17 है। और मैंने आपको बताया था कि 17 ही किसका है? अरुणाचल प्रदेश का भी है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व है वो जैसलमेर के बराबर है, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा जिला है बीकानेर, दूसरा जिला है बीकानेर, जिसका कितना है? 78 जनसंख्या घनत्व है। और तीसरा जिला है बाड़मेर, तीसरा है बाड़मेर, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 92 है। तो ये 3 जिले हैं जो कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं। 500 से अधिक वाले कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? जयपुर, जयपुर जो कितना है? 595 है। और इसके साथ ही और भरतपुर, भरतपुर जिसका कितना है? 503 है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कम जनसंख्या घनत्व वाले जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिलों का युगम कौन सा है? हनुमानगढ़, झुंझुनू, भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर।
तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर की बात करें तो ये कौन सी है, ये गंदेली जो सावा वाली है, गंदेली सावा सावा। तो ये वाली लिफ्ट नहर है जो कि लाभान्वित किसे करते हैं, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, इसके साथ साथ चूरू, चूरू, बीकानेर, बीकानेर और झुंझुनू, इन 4 जिलों को यह लाभान्वित करती है। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह, करणी सिंह जिसका पुराना नाम क्या था, करणी सिंह का जो नाम था वह था कोलायत लिफ्ट नहर, कोलायत। ये कौन कौन से जिलों को लाभान्वित करती है, तो ये करती है बीकानेर और जोधपुर को, ये करती है बीकानेर और जोधपुर को, बीकानेर और जोधपुर को। और एक और मैं आपको बता दूं, इसमें कौन सी, आपकी जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, इसका और कौन सा नाम है, पोखरण, पोखरण लिफ्ट नहर। ये कौन से, ये जैसलमेर और जोधपुर को है, जैसलमेर जोधपुर को लाभान्वित करती है। तो ये मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए विद फैक्ट। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आप ये टेस्ट लगाओ तो आप एक रफ नोटबुक या फिर आप A4 साइज के पेज अपने पास रखा करो, जितने भी अदर फैक्ट्स आपको मिलते हैं वो उसमें नोट डाउन करें, दिन में उसका 1 से 2 बार रिवाइज करें और आपको वो उसी दिन याद हो जाएंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज इसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज है वो रोज़ मिलती रहे और आपकी तैयारी है और ज़्यादा बूस्ट हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।